हेलो। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हो? लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो घर पे? तो केसीपी एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जेट बीएचयू आईसीएआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे ही कोचिंग के जो ऐप है जिसका नाम है रामेश्वरम क्लासेज, उस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर रामेश्वरम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। और जो कोई भी आपके क्वेरी है, जो कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं केसीपी एग्रो क्लासेस के, उस पर कॉन्टेक्ट करें कि हमें ऐप इंस्टॉल करने में या ऐप के इंस्टॉलेशन में ये दिक्कत आ रही है, उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहां जाकर आप कोर्स को चूज करें और कोर्स अपना सेलेक्ट करें। वहां पर आपको जेट आईसीएआर और बीएचयू के एग्जाम के पहले यानी जुलाई के एंड तक आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा विद ट्रिक्स, विद क्वेश्चंस, जहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव सेशन वगैरह होंगे, जहां पर हर प्रकार की आपकी दिक्कत सॉर्ट आउट की जाएगी। अब आते अपने टॉपिक पे, और टॉपिक में अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें अपन ने कवर की थी, जहां पर एसपीडीएफ ब्लॉक के सामान्य सूत्र अपन ने पढ़े थे, और जहां से मैंने बोला भी था जेट 2019 में क्वेश्चन भी आया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कल मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातुओं में काउंट नहीं किया जाता है। संक्रमण धातुओं में काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि उनके डी में या तो 0 या फिर D10 होता है, उनको कभी भी संक्रमण धातुएं नहीं बोला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि कॉपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको पता होगा आर्गन 4s 1 3D10, इसके डी में भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। फिर कॉपर को संक्रमण धातु क्यों बोला जाता है, जबकि इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि SO4 को सल्फेट बोला जाता है? किस किस को रीजन पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमें रीजन पता है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से अपने को कम टाइम में, मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड आउट करें और जरूर बताएं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह के तत्व एक ही वर्ग के नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है 1, 3, 19 और 37। आपका दूसरा ऑप्शन है 4, 12, 20। आपका तीसरा ऑप्शन है 8, 16, 24 और चौथा ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। आप इसका आंसर फाइंड आउट करें, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वाष्पशील संक्रमण धातु है। पहला ऑप्शन आपका जिंक, दूसरा ऑप्शन आपका कैडमियम, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक का सामान्य सूत्र है। पहला ऑप्शन है NH2NP5, सेकंड ऑप्शन है NH2NP6, तीसरा ऑप्शन है NH2NH022 N-1 D12 10 N-2 F12 14। आपका फोर्थ ऑप्शन है N-2 F12 14 N-1 D021 NS2। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने, जिसको अपने आप क्वेश्चन को चेक करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सेलेक्ट करें और फिर अब अपन डिस्कस करते हैं आंसर को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह है जिसके तत्व एक ही वर्ग के नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान रख के, कभी कभार गलती में हो जाती है और नहीं है, तो आप देखो नहीं है पूछ रहा है। पहला देखो एक नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन, 3 पे लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम। आपको पता हो ये तो पहले ही वर्ग में है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो 4 नंबर बेरिलियम, 12 नंबर मैग्नीशियम, 20 नंबर कैल्शियम, ये भी क्या है एक वर्ग के, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो 8, 16 और 24। 8 नंबर पे क्या है आपकी ऑक्सीजन, 16 नंबर पे क्या है सल्फर, और 24 नंबर पे क्या आता है क्रोमियम। क्या ये एक वर्ग के है क्या, नहीं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2014 में आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वाष्पशील संक्रमण धातु है। अब आपको वाष्पशील दिखते याद आया होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, पर आगे देखो क्या लिखा है, संक्रमण धातु। क्या ये संक्रमण धातु है क्या दोनों, नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ब्लॉक का सामान्य सूत्र जो कि बताया हुआ है। पहली बात तो एफ ब्लॉक का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जाना चाहिए। यहां पर देखो एफ है क्या, नहीं है, कैंसिल। यहां पर एफ है क्या, नहीं है, कैंसिल। यहां पर एफ है, लेकिन यहां पर देखो एफ ब्लॉक में डी में 1 से 10 पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्या, नहीं, तो आंसर कैंसिल हो गया। आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। तो आपका आंसर कौन सा है, फोर्थ है। तो पहले का आंसर थर्ड है, सेकंड का आंसर फोर्थ है, और थर्ड का आंसर भी फोर्थ है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी तत्व का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p4 है, तो इस तत्व का वर्ग तथा आवर्त होगा। आपका पहला ऑप्शन है फोर्थ आवर्त तथा 16वां वर्ग। दूसरा ऑप्शन है सिक्स्थ आवर्त तथा 16वां वर्ग। तीसरा ऑप्शन आपका फिफ्थ आवर्त तथा 16वां वर्ग। चौथा ऑप्शन आपका सेवंथ आवर्त तथा 15वां वर्ग। इस क्वेश्चन को करना था और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से क्षारीय मृदा धातु नहीं है। पहला ऑप्शन आपका बेरियम, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांस यूरेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। पहला ऑप्शन है 58 से 71, दूसरा ऑप्शन है 90 से 103, तीसरा ऑप्शन है 93 to 103, चौथा ऑप्शन है 94 to 102। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था। आपका पहला ऑप्शन है गैलियम, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है स्कैंडियम और चौथा ऑप्शन है सभी। ये चार क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोला गया किसी तत्व के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 5s2 5p4। इन ऐसे क्वेश्चनों को देखा कैसे विद इन 5 सेकंड निपटाया जाता है। मैंने क्या बोला था 5 ये जो संख्या लिखी मतलब ये n की वैल्यू किसको देगा, ये आवर्त की संख्या को। इसका मतलब इसका आवर्त कौन सा है, फिफ्थ आवर्त। फिफ्थ आवर्त कौन से में, थर्ड में, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड में। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो निम्न में से क्षारीय मृदा धातु नहीं है पूछा है। मैंने कल बताया था कि जो सेकंड ग्रुप है
उसके तत्वों को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। लेकिन मैंने बोला तो एस ब्लॉक वाले चैप्टर में एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है और वो क्या था? बेरिलियम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांस यूरेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। ट्रांस यूरेनियम किसने खोज की थी? टी सीबोर्ग ने। और टी सीबोर्ग ने जो बताया था उसी के नीचे देखना एनसीईआरटी में साफ लिखा है 94 to 102। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फोर्थ आंसर हो गया। ये क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद वाले तत्व 102 नंबर तक। नेक्स्ट देखिए, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था? तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था? तो ये सारे तत्वों की उसने भविष्यवाणी की थी, उपस्थित नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा सभी। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से कम टाइम में क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस NH2NP6 सामान्य सूत्र नहीं दर्शाती है? आपका पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नियोन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन और चौथा ऑप्शन है क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इधर देखिए, निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है फेरस, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस NH2NP6 सामान्य सूत्र नहीं दर्शाती है? तो आप देख सकते हो आपका आंसर होगा हीलियम, क्योंकि 1s2 होता है, बाकी सब क्या NH2NP6 होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है, यानी तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व की बात कर रहे हैं, धातु की, आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। चलो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, कंटिन्यू अपन टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो और भी बढ़िया होंगे, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और बात कर लेते हैं जो अपन ने कुल तत्व की बात की थी 118 की, तो उनका वर्गीकरण किस प्रकार है? तो आप देख सकते हो एस ब्लॉक, पी, डी और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट तो आप सबको पता होगा, नीचे दिए हुए कितने हैं? 28, क्योंकि एफ में 14 भरे जाते हैं। डी के इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा 40, पी के कितने हैं? 36 और एस के कितने हैं? 14। आप इनको जोड़ोगे तो आपके एलिमेंट कितने आएंगे? 118, 118 एलिमेंट। ये तो हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कंप्लीट। और अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, और जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक जो पढ़ा था इसमें से क्वेश्चन का वेटेज था एक क्वेश्चन केवल,
यहां तक पढ़ा था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और अब वाले में से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और अब जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है आवर्तीता, जिसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी। क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी। आवर्तीता क्या चीज होती है, क्यों अपन इसको पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें आवर्तीता क्या होती है। तो अपन ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये चेंज आते हैं, इधर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इधर घटती है। तो ये सारी चीजें मतलब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप से बॉटम जाने पर जो गुणधर्मों में परिवर्तन होता है वही क्या होती है, उसकी आवर्तीता होती है। अब ये आवर्तीता किस चीज से प्रभावित होती है, इसको अफेक्ट कौन कौन करता है, तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखें। एक क्वांटम संख्या पर, इंपॉर्टेंट। दूसरा संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन, क्वांटम संख्या और संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि जो मैंगनीज है वो, या बोलूं कि मैंगनीज किस ब्लॉक का तत्व होगा यदि चक्रण क्वांटम संख्या दो से बढ़ाकर 4 प्रकार की कर दी जाए। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे कि अपने पास नॉर्मली क्या होता है कि मैंगनीज जो है इसका मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरूंगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यही था। अब भी अपन क्या कर रहे थे, एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या कितनी थी, 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बोल रहा है अब 4 भरने हैं, एक डिब्बे में कितने भरने हैं, 4 भरने हैं। तो इधर देखिए यदि 1s के अंदर कितने भर दूंगा मैं, अब की बार 2 की जगह 4, फिर 2s में भी कितने हो जाएंगे, 4। p में पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, 6, क्योंकि क्वांटम संख्या ही कितनी थी, ये लो तीनों ऑर्बिटल के लिए सही थी। अब बोल रहा एक के अंदर देखो 2 की जगह कितनी कर दी मैंने, 4, ये लो, तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखिए 4 4 8 और 4 12, तो पी के अंदर कितने हो जाएंगे, 12। अब इधर देखिए एस में फिर वापस कितने हो जाएंगे, 4। तो इधर देखिए 4 4 8, 12 और 8 20, 20 और 4 24, और फिर एक इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, पी के अंदर, ये हो गए 25। इसका मतलब अब देखो ये मैंगनीज किस ब्लॉक का बन गया, पी ब्लॉक का बन गया, क्या बन गया, पी ब्लॉक का। इसका मतलब क्वांटम संख्याओं से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर तो अभी आवर्त सारणी आधारित ही है कि एक ही वर्ग के तत्वों का क्या होता है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार इन 2 चीजों पर निर्भर करती है क्या, आवर्तीता यानी पीरियोडिसिटी। तो आप देख सकते हो यदि मैं क्वांटम संख्याओं की वैल्यू चेंज कर देता हूं तो किस प्रकार से तत्वों के ब्लॉक चेंज हो जाते हैं। अब आवर्तीता में जो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है शिल्डिंग इफेक्ट,
जिसको आप हिंदी में बोलते हो परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। और यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं, पर उनमें गलतियां हो जाती है और कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। मैं बिल्कुल इतना आसान कर दूंगा इस टॉपिक को, आज तक आपने जो भी पढ़ा है उससे भी आसान, मतलब आपको अप्लाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए स्क्रीन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की या परिभाषा की। परिभाषा की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो परिभाषा को मैं ऐसे याद नहीं करूंगा, अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, मैं क्या करूंगा, यहां पर न्यूक्लियस में मेरे पास क्या पड़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर एस के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां नाभिक में जो प्रोटॉन पड़े हैं ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब विपरीत एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप देख भी सकते हो कि मान लो कोई बालक खड़ा था रोड पे और इधर से कोई सुंदर कन्या गुजरी, तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि इधर कोई बालक खड़ा था और इधर से कोई नर समाज का नारा मतलब गया और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ध्यान रखना, डिफरेंट कैटेगरी के एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम कैटेगरी वाले कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ऐसे याद कर लेना इसको। पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पड़े ये भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, और आपको पता ही है लड़की के लड़की से बहुत कम बनती है। जैसे अपने हिंदी में कहावत भी है, नारी की दुश्मन नारी। तो ये भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का जो गुण है ना, इसी को क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब लड़के को लड़के से जलन, लड़की को लड़की से जलन है, नारी की दुश्मन नारी, ये सब क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य होने वाला क्या है, प्रतिकर्षण, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण गुण है। क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण का गुण है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, परिमाण या फिर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड जो होता है, उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसका यदि क्रम पूछा जाए, कभी कभार क्रम पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस वाले का, फिर होता है पी वाले का, फिर होता है डी इलेक्ट्रॉन का, और सबसे कम होता है एफ इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पूछ ले कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, तो आप बताओगे एफ ब्लॉक के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका, और सबसे ज्यादा किसका होगा, एस इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये किसका क्रम है, परिरक्षण प्रभाव का क्रम। यानी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अब देखिए इस स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर। तो इसको कैलकुलेट किससे करना है, स्लेटर्स रूल से। अब आपको स्लेटर रूल ध्यान नहीं रखना है, मैं दो डायग्राम बताऊंगा और उन्हीं डायग्राम से आपको हमेशा आंसर निकालना है।
तो चलो बात करते हैं स्लेटर रूल की। हाँ, इधर देखिए स्लेटर रूल क्या बोलता है, आपको इसकी बातें ध्यान नहीं रखनी है। आपको जब सिग्मा निकालना है तो आपके पास में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना आपको, या तो आपके पास में एस और पी के इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आपके पास में डी के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एफ का तो बहुत पुअर शील्डिंग होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। यदि एस और पी के इलेक्ट्रॉन दिए रहे तो आपको जो फॉर्मूला निकालना है सिग्मा के लिए, तो आप सिग्मा बराबर लिखोगे। अब क्या लिखना है, तो आप डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपके पास में क्या होता है, ये न्यूक्लियस पड़ा है, इसमें क्या पड़े, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो सबसे बाहर का कोष होता है इसको क्या बोलते हो आप, बाह्यतम कोष। इसको क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोष। इसके पहले वाला जो कोष होता है इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल, और इसको बोला जाता है, आप ध्यान रख लेना, ऐसे याद कर लेना, डीपेस्ट सेल या प्री पेनल्टीमेट सेल। तो ये जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है ये, फिर उसके बाद में पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में डीपेस्ट में अंदर वाले सारे आ जाएंगे। तो आप फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा है और आपको बोला जाए कि यहां पर पड़े जो इलेक्ट्रॉन है इसका इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर परिरक्षण प्रभाव कितना होगा, तो आपको बताना है 0 होगा, क्योंकि इस नाभिक का जो यहां पर अट्रैक्शन है इसको ये प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिपल्सन कौन करेगा, ये यहां वाले इलेक्ट्रॉन, यहां वाले इलेक्ट्रॉन, यहां के इलेक्ट्रॉन, यहां के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले के ऊपर नाभिक को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। तो बाहर वाले का आपको कितना बताना है, 0। उसके बाद देखिए जो भी एस और पी के इलेक्ट्रॉन है, जो भी एस और पी के इलेक्ट्रॉन है, जो भी एस और पी का इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक घटा दीजिए। तो एस या पी का इलेक्ट्रॉन -1 जिसका आपको निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 0.35 से, प्लस आप क्या करोगे, ये तो कौन सा हो गया, संयोजी कोष। उसके बाद में आपको चलना है पेनल्टीमेट सेल पे। उसके अंदर क्या करोगे, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो भी है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप इंटू करोगे 0.85 से, और उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे उन सबको जोड़ देना, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। तो ये तो लगाना आपको एस और पी के लिए, और डी के इलेक्ट्रॉन आए तो आपको क्या करना है, सिग्मा बराबर डी के इलेक्ट्रॉन -1 को इंटू करोगे आप 0.35 से, प्लस सभी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा उससे ध्यान रख लेना। आपके पास मान लो यहां पर कोई एस इलेक्ट्रॉन पड़ा है या फिर पी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ऐसे याद रखना कि इसी कोष के इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित करते हैं आपको
35%। कितना करते हैं? 35%। इसके अंदर वाला जो है वो आपको प्रभावित करता है 85%, और उसके अंदर वाले जो होते हैं वो कितना परिरक्षित करते हैं? 100%। तो मैंने देखो पहले देखो 0.35 और 35% को 0.35 ही तो लिख सकता हूं, क्योंकि 100 से डिवाइड करूंगा। 85 को 0.85 लिखूंगा, ये देखो 0.85, और 100 को क्या लिख सकता हूं? 1। तो यहां पर देखो मैंने बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ध्यान रखना, यदि वो D का इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना D के अंदर D वाले जो बच गए हैं, मान लो यहां पर D 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में से खुद को तो खुद रिपेल नहीं करेगा, कितने करेंगे? 9 करेंगे। तो 9 इंटू खुद वाले का कितना होता है? 0.35, और बाकी जो भी बच गए डी ब्लॉक के अंदर वो सारे के सारे क्या करते हैं? 100% क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे वो इस वाले का S और P होगा, इसके S और P भी क्या करते हैं? 100% क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका अपने को सिग्मा निकालना हो, जैसे मेरे पास में सोडियम है, बोला कि सोडियम के 3s1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालिए। तो पहले आप लिखोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और कितना हो जाएगा? 3s1। तो आप देखिए 3s1, तो आप डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये बनाया मैंने डायग्राम, और ये पड़ा 3s1। क्या इस थर्ड कोष के अंदर और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, और खुद को खुद रिपेल नहीं कर सकता, तो इसका कितना हो गया? यहां पर 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 6 2s2 और 2p6, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। जस्ट पास वाला कितना करता है? 85%। उसके बाद में ये जो अंदर वाला है ये कितना करेगा? 100%। तो कितना हो गया? 1 × 100% मतलब 1। इन सबको आप जोड़ोगे तो इसका क्या आ जाएगा? सिग्मा निकल के आ जाएगा किसका? सोडियम का। तो इसी प्रकार अपन क्या करते हैं? स्लेटर रूल से क्या करते हैं? गणना करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ध्यान क्या चीज रखनी है कि मान लो आपको दे दिया मैंने कि स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब यहां पर ध्यान क्या रखना कि यदि बोल दे कि 3d1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालिए, तो आप किस पास में गलती क्या होगी? देखो यहां पर 4s2 को मैंने पहले रख दिया, लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रॉन भरूंगा तब तो चौथे कोष में भरा जाएगा ना। वो इलेक्ट्रॉन तो यहां पड़ा है 4s2 वाले, तो क्या बाहर वाले कभी भी अंदर वाले को प्रभावित करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो आप इसका वापस क्या करोगे? रीअरेंजमेंट करोगे। क्या करोगे? रीअरेंजमेंट करोगे। रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d लिखोगे और फिर लिखोगे 4s2, तो ये 3d1। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा? 4s2 का 0। अब इस इतने से पर आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है आपको समझ में आया होगा, और अब सिर्फ आपको डायग्राम से ही उसका क्या करना है? आंसर निकालना है। कंटिन्यू करेंगे अपन टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में। भूले नहीं, एप्लीकेशन पे जाए, इंस्टॉल करें, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सके और सिलेबस का लाभ उठा सके। जो भी जेट ICAR BHU के स्टूडेंट आपके पास हैं उनको बोलो बिल्कुल 0, मतलब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। किस प्रकार से आप ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो और एग्जाम में विद एक्यूरेसी 100% गारंटी के साथ में क्वेश्चन सही होंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल करें। जो भी दिक्कत आए KCP एग्रो क्लासेस के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि आपके ये दिक्कत हुई, आपका डिस्कशन किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का निदान किया जाएगा। स्क्रीन के नीचे नंबर आपको अपीयर हो जाएंगे, उन नंबर पे आप कॉल करें, आपकी हर प्रॉब्लम हर क्वेरी का आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।